जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। पालकी कौंडिन्यपुर में माता रुक्मिणी के महेरा से पंढरपुर की ओर निकलती है। रुक्मिणी कौंडिन्यपुर, जिसे विदर्भ में सम्मान की पालकी माना जाता है, पालकी पंढरपुर की ओर जा रही है। 40 दिनों तक चलने के बाद ये सभी तीर्थयात्री आषाढ़ एकादशी के दिन पंढरपुर में वितुरया के चरणों में शामिल होने जा रहे हैं। 10 पालकियां कोरोना काल में भी पंढरपुर में भर्ती थी, उसमें भी इस पालकी का सम्मान किया गया। यह पालकी 428 साल पूरे कर चुकी है और 429वें साल में पदार्पण कर रही है। मी संजय महाराज ठाकरे, श्री क्षेत्र कौंडिन्यपूर अशा या पुण्य पावन भूमीमध्ये रुक्मिणी मातेच्या माहेरमधून श्री क्षेत्र कौंडिन्यपूर ते पंढरपूर हा आईसाहेबांच्या पालखी सोहळ्याचा हा प्रवास आहे आणि आज रुक्मिणी मातेच्या पालखी सोहळ्याचं आज प्रस्थान झालं आहे। विश्वाची जननी जगज्जननी या रुक्मिणी मातेचं हे माहेरघर, याच भूमीमध्ये राजा दशरथाची आची अजयराजांची पत्नी इंदुमती मातेचं माहेर कौंडिन्यपूर, पूर्वजांचा उद्धार करण्याकरता स्वर्गामधून जी गंगा पाताळामध्ये आणली तो राजा भगीरथाच्या मातेचं नाव केशनी मातेचा जन्म कौंडिन्यपुरामध्ये, दमयंती मातेचं माहेर कौंडिन्यपूर अशा या पुण्य पावन भूवैकुंठ कौंडिन्यपूर धामामधून आई रुक्मिणी मातेचा पालखी सोहळा 429 वर्षाची परंपरा ही अव्याहतपणे या ठिकाणी चालू आहे। आणि कोरोनाच्या महामारीमध्ये सुद्धा आई रुक्मिणी मातेचा हा पालखी सोहळा भूवैकुंठ पंढरपूरला 11 मानाच्या पालख्यामध्ये आई रुक्मिणी मातेच्या पालखी सोहळ्याचा मान होता आणि प्रत्येक दिवशी वारकरी 30 किलोमीटर हा प्रवास करत आहे। 40 दिवसाचा हा प्रवास आहे आणि 40 दिवसाचा प्रवास करून भूवैकुंठ पंढरपूरला त्या ठिकाणी पोचत आहे। सकाळी 5 वाजता उठून काकळा आरती करतायत। आई रुक्मिणी मातेची आरती करून सकाळी 5:30-6 वाजता प्रस्थान करत आहे आणि 40 दिवस रोज पाणी असो पाऊस असो ऊन वारा सहन करून सज्जनो, माझ्या जीवीची आवडी पंढरपुराने येणगुळी, ज्ञानोबारांचा पालखी सोहळा आळंदी ते पंढरपूर जातो आहे, तुकोबारांचा पालखी सोहळा देहू ते पंढरपूर जात आहे, तसा आई रुक्मिणी मातेचा विदर्भामधून आई रुक्मिणी मातेचा पालखी सोहळा भूवैकुंठ पंढरपूरला पांडुरंगाच्या माहेरमध्ये भूवैकुंठ पंढरपूरला जातो आहे। आणि आज पंचकुशीतील लाखो भक्तांच्या उपस्थितीमध्ये ज्ञानोबारांच्या, जगद्गुरू तुकोबारांच्या, सर्व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, अच्युत बाबा, जगद्गुरू रामराजेश्वराचार्य माऊली सरकारांच्या आशीर्वादाने मंगलमय सोहळा आज या ठिकाणी संपन्न झाला। असं वाटतंय की भूवैकुंठ पंढरपूर आज कौंडिन्यपुरामध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळालं। असं हे भव्य आणि दिव्य रम्य वातावरण वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेनुसार या ठिकाणी चालू आहे। किती वारकऱ्यांचा सहभाग यावर्षी पालखीमध्ये? आणि या पालखीमध्ये कमीत कमी शेवटपर्यंत 700 वारकरी या ठिकाणी निश्चितच या सोहळ्यामध्ये चालतील असं मला रुक्मिणी मातेच्या कृपेने वाटतं आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 933 छात्रों ने सफलता हासिल की है। सोलापुर सेंट्रल रेलवे डिवीजन में असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत है। भावना ने देश में 55वीं रैंक से पास होकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस सफलता का श्रेय मेरी मां और दोस्तों को दिया गया है। भावना ने जानकारी देते हुए बताया है, यह उनका छठा प्रयास था। पहले 2 प्रयासों में उन्हें कोई पद नहीं मिला। वर्ष 2015 में 2016 में भावना ने भूगोल विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा दी थी। 2018 में प्री मैन इंटरव्यू टेस्ट पास करने के बाद भावना का चयन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में हुआ था। प्राप्त पद से जुड़ने के बाद भावना ने भारतीय रेलवे में नौकरी शुरू कर दी। भावना ने नौकरी करते हुए 2022 में हुई केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश भर में 55वीं रैंक हासिल की है। उस रिजल्ट में देश में कितने रैंक से आपने क्वालिफाई किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट अटेम्प्ट से 6 अटेम्प्ट तक? आपका नाम बोल के स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम है भावना और मैं बिलोंग करती हूँ बेंगलोर कर्नाटका से। एंड इस बार मुझे यूपीएससी में 55th रैंक आया है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। तो फिर इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, फर्स्ट अटेम्प्ट से 6th अटेम्प्ट। तो दिस जर्नी इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। मतलब हमें बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारे लोग के साथ इंटरेक्शन भी होता है। तो फिर ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा जर्नी हुआ।
थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हुआ था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में। अभी मैं शोलापुर में असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर की पोस्ट में काम कर रही हूँ। और इस बार जो मेरा पढ़ाई हुआ वो पूरा मेरा ट्रेनिंग में ही हुआ। एंड शायद रेलवे का एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में मिला वो भी मेरा इस अटेम्प्ट में हेल्प किया है मुझे इंटरव्यू में और मेंस में भी। एंड इतने सारे लोग और इतने सारे ऑफिसर्स के साथ जब इंटरेक्शन होती है वो अपने आप मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाती है एक पर्सन में, तो फिर वो भी पर्सनालिटी टेस्ट में हेल्प किया होगा। और इसके अलावा भगवान और बड़ों के आशीर्वाद से ये रैंक मुझे मिला है। पहले 2 बार मैंने। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बीड़ से सामने आ रही है। प्याज किसानों की आंखों से छलक पड़े आंसू। 2 टन प्याज बेचने के बाद किसान को 986 रुपए देने का समय आ गया है। प्याज किसानों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। बीड़ तालुका के नागपुर के एक किसान के लिए 2 टन प्याज बेचने और अपने निकटतम व्यापारी को 986 रुपए देने का समय आ गया था। ऐसे में यह किसान हताश हो गया है। बीड़ तालुका के अशोक शिंगारे ने 1.5 एकड़ में प्याज लगाया। बेमौसम ओलावृष्टि जैसे स्वर्गीय संकट का सामना करने के बाद प्याज की फसल की खेती हुई थी। इससे 2 टन प्याज का उत्पादन हुआ। यह प्याज सोलापुर के बाजार में ले जाया गया। इस बाजार में किसान को व्यापारी से पैसा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केवल शिंगारे के पास अपने निकट के व्यापारी को 986 रुपए देने का समय था। शिंगारे का प्याज सोलापुर के बाजार में 1 रुपए, 1.5 रुपए और 50 पैसे प्रति किलो की दर से बिका। इससे 2 टन के 2,871 रुपए मिले। उसमें से किसान को करीब 986 रुपए व्यापारिक खर्च के रूप में देने पड़ते थे। प्याज उत्पादक किसानों की मांग है कि माई बाप सरकार प्याज उत्पादक किसानों पर ध्यान। किसान मजदूर पार्टी की ओर से मांग की गई कि सरकार सीधे प्याज उत्पादकों से प्याज खरीदे और किसानों को राहत प्रदान करे। शेकाप ने चेतावनी दी है कि अगर प्याज उत्पादकों को समय पर नहीं माना गया तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे। बीड़ जिले के किसानों ने परंपरागत खेती छोड़कर बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की है, लेकिन जब इस प्याज को बाजार में बिक्री के लिए ले जाया गया तो किसान की आंखों में आंसू छलक पड़े। प्याज उत्पादक किसानों पर सही समय पर विचार करना सरकार के लिए जरूरी हो गया है। असं तुम्हाला वाटतं एक शेतकरी संघटनेचे तुम्ही एक पदाधिकारी आहेत, त्यावरती सांगा मला। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यासाठी कांद्याला हमी भाव दिला पाहिजे आणि हमी भाव देऊन त्यांनी जर मार्केटला विकत नसेल तर शासनाने खरेदी करून ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला शासनाने थेट मदत करून कांदा खरेदी करावा शासनाने। काय तुमची पुढची भूमिका राहणार आहे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना? कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना संघटित करून येणाऱ्या काळामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून शासनाला जागा करण्यासाठी आंदोलन करू। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।